हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज लेकर आए हैं एक और प्यारा नया चैप्टर जिसका नाम है डिवेंचर। तो डिवेंचर एक नई चीज है आप लोगों के लिए और ये आपके मिड टर्म एग्जाम यानी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है उसके बाद अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो पार्ट वाइज पार्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम ये वाला चैप्टर। तो चलिए आज पढ़ते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को। एंड तक वीडियो को देखिए क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आ रहे हैं तो थ्योरी छोड़ना पाप हो सकता है। ठीक है, तो पाप के भागीदार ना बनते हुए फटाफट से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवेंचर होता क्या है। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर में सबसे पहली चीज लिखी है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। तो भाई मैंने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है आप भी इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। जब भी मैं डेफिनेशन को पढ़ता हूं तो मैं उसको पॉइंटर्स में तोड़ देता हूं। पॉइंटर्स बना करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये चंक हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है और उसके बाद ये पढ़ना है। तो हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है और इस तरह से पढ़ने पे आपका उस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है बता रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बता रहा है, जो कि सबूत है इस चीज का कि कंपनी ने उधार लिया है। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेट को। इशूड अंडर द कॉमन सील। अब आपको पता ही होगा कंपनी का, जब आपने फीचर्स पढ़े थे उसके अंदर कॉमन सील नाम की एक चीज आती है। एक तरह से ये क्या होता है, स्टैंप होती है, सिग्नेचर की जगह यूज की जाती है। तो जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, कॉमन सील के अंडर करते हैं, यानी ठप्पा लगा के करते हैं। ठीक है, इट स्पेसिफाइज नॉमिनल पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर। और ये जो डिवेंचर है ये उस डिवेंचर के नॉमिनल या पार वैल्यू के बारे में बात करता है। तो ये तो बात आपको पता ही है, जब आपने शेयर पढ़े थे तो शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसके ऊपर क्या बेटा, प्राइस लिखा होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है। ऐसे ही ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी प्राइस लिखा हुआ उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, जो भी आप कहना चाहो, अलग अलग नाम है, चीजें की है, लिखी होती है। और उस पर क्या लिखा होता है, एक तो भाई उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है कि भाई इस डिवेंचर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने उधार लिया है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। यानी अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक क्या बन जाती है, ओनर बन जाती है। लेकिन यहां पर पब्लिक को अगर डिवेंचर इशू करा और पब्लिक से पैसा लिया तो अब पब्लिक कौन है बेटा, लेंडर है। यानी उन्होंने पैसा उधार दिया है, उधार देने वाले को लेंडर बोलते हैं। ठीक है, और कंपनी के लिए क्या हो गई, बोरोइंग हो गई। और जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर नॉमिनल वैल्यू भी लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया गया होता है, स्पेसिफाई किया होता है कि क्या पे किया जाना है। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट, कैसे कैसे क्या किस किस अवधि पर पे किया जाएगा। एंड द टेन्योर ऑफ डिवेंचर, और कितने साल तक के लिए डिवेंचर इशू है वो लिखा होता है। एंड टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, और किस तरीके से कंपनी ये डिवेंचर कैंसिल करेगी, लेकर के पैसा वापस करेगी, यानी रिडीम करेगी। ठीक है, ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर लिखी है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगी ये डेफिनेशन। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो फीचर क्या है। फीचर है डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखत में होते हैं बेटा। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट बोलो चाहे सर्टिफिकेट बोलो, जो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई उधार लिया है कंपनी ने। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। भाई क्या फिक्स होता है, क्या निश्चित होता है कि भाई मोड किस तरीके से, तरीका दैट इज मोड, कितने पीरियड के अंदर, कितनी अवधि के अंदर रीपेमेंट होगी, किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पब्लिक से डिवेंचर इशू करने के बदले में लिया, और उस पर जो ब्याज लग रहा है उसकी, दोनों की ही किस तरीके से पेमेंट होगी और कितने पीरियड में पेमेंट होगी, ये चीजें फिक्स होती है। ठीक है, फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड। तो डिवेंचर का जो रेट होता है वो स्पेसिफाई होता है, इंटरेस्ट का रेट। ओके जी, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिवेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं कि भाई डिवेंचर के नाम के आगे, जैसे बोलते हैं डिवेंचर, तो उसके आगे ही लिखा होता है उसका इंटरेस्ट। ये एक क्या है बेटा, ये इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस है कि ऐसे ही होता है कि अगर आपको पता करना है कि भाई किस डिवेंचर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका नाम देख लो। नाम क्या है, 9% डिवेंचर एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब क्या, ये जो डिवेंचर है इस पे 9% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी, यानी बाहरी पैसा है बेटा, ये हमारा खुद का पैसा नहीं है, ये बाहर से किसी से पैसा ले गया है, इसको हम एक्सटर्नल इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं।
इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड, ये नॉर्मली सिक्योर्ड होता है, ऐसा नहीं पैसा डूब जाएगा। अगर भाई पैसा देने में कंपनी असमर्थ रहती है पब्लिक को वापस, तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली किसी असेट पे चार्ज क्रिएट किया होता है। सर ये असेट पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? बेटा असेट पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी असेट लेके चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, असेट पे चार्ज क्रिएट है, किसका, डिवेंचर्स का। तो इस तरीके से डिवेंचर सिक्योर होते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली बोला है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो डिवेंचर है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है बेटा, वो क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, CAP। जिन्होंने भाई शुरू से हमारे साथ पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप भी पढ़ी है, उनको CAP मैंने वही समझा दिया था अच्छे से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ऐसी चीज जो भाई चार्ज है, कंपलसरी है, जो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक नहीं देखे हैं, सारे चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, उनको भाई आई बटन में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, वहां पे आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे क्लास 12 के। पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते रहिए साथ साथ, वन शॉट में देखना तो एक बार वहां जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो भाई तसल्ली से एक एक करके आराम आराम से चीज़ें हो जाएंगी। वन शॉट के अंदर आपको क्रिस्प और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जा रही है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिविजन के लिए आप वहां जाइए, डेली यहाँ पर आइए, पार्ट वाइज भी पढ़ते रहिए। वो प्लेलिस्ट बहुत जल्दी खत्म करो बेटा, वो प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, उसमें पूरा कोर्स आपका हो चुका है। चलिए, तो ये हो गए फीचर्स। इसके बाद बात करते हैं किसकी, बॉन्ड की, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड लाइक डिवेंचर, बॉन्ड क्या है, डिवेंचर ही समझ लो, कहने ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक। कुछ तो फर्क होगा, तो देखते हैं। बॉन्ड लाइक डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब बॉन्ड भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी ने क्या करा बेटा, डेट लिया है, उधार लिया है। इशूड बाय द कंपनी, बॉन्ड कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है ऑब्वियसली। एंड साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी, और साइन कौन करता है भाई, कोई बंदा होता है, उसको ऑथराइज किया गया कि तुम जब भी बॉन्ड इशू करो तुम साइन करोगे, ठीक है। तो ये साइंड होते हैं। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस विद द डेट इंस्ट्रूमेंट, तो भाई डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो बॉन्ड बिल्कुल सिनोनिमस है, बिल्कुल वही मानते हैं। कि कोई बोले भाई वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं उसको जिससे उधार लेते हैं, बॉन्ड, बस इतना फेमस है ये। वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पर जो रेट है इंटरेस्ट का वो डिटरमाइन नहीं किया गया होता नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। सर क्या होते हैं, अभी आगे पढ़ोगे, अभी आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब आगे बताएंगे तो यहीं पे बता देंगे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करते हैं कि भाई डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, 6 कैटेगरी दिख रही है, 6 पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे डिवेंचर। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिवेंचर निकलेंगे, यानी 6 दूनी 12 तरह के डिवेंचर, ठीक। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हमने पढ़ा कि डिवेंचर नॉर्मली क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली सिक्योर होते हैं तो फिर क्या होगा, नॉर्मली सिक्योर होते हैं तो भाई सिक्योर्ड होगा, और अगर सिक्योर्ड ना हो तो अनसिक्योर्ड होगा। मैंने आपको बोला ना वहां पे क्या लिखा था, नॉर्मली यानी आमतौर पर, ऐसा नहीं है हमेशा ही। तो डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, तो सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, कि किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, और भाई अगर वो पैसा देने में असमर्थ रहे कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो पैसा गया, खत्म, ठीक है। फिर आता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें बताता है कि भाई डिवेंचर रिडीम हो सकते हैं, रिडीमेबल, ठीक है, और इररिडीमेबल होते हैं। कैसे बेटा, इररिडीमेबल। तो डिवेंचर जो जिनकी रीपेमेंट होगी वो रिडीमेबल डिवेंचर हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, एज है ना, एज स्पेसिफाइड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर कोई डिवेंचर इररिडीमेबल है, मतलब रिडीम हो ही नहीं सकता, सर ऐसा भी होता है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेयर ऐसे नहीं होते, लेकिन डिवेंचर ऐसे हो सकते हैं। तो सर फिर मतलब कभी पैसा ही नहीं मिलेगा, तो मतलब कैसे कैसे मतलब हम चीज़ें इसमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बेटा जो इनको इंटरेस्ट मिलता है वो परपेचुअल बेसिस पे मिलता है, वो आपके कोर्स में नहीं, टेंशन मतलब थोड़ा सा बता रहा था बस। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब भाई रिकॉर्ड कौन करता है, अगर आप डिवेंचर लोगे तो रिकॉर्ड कौन करेगा, कंपनी रिकॉर्ड करेगी ना कि आपने डिवेंचर लिया हमसे, ठीक है। तो कंपनी इशू कर रही थी डिवेंचर, मैं गया, मैंने कहा डिवेंचर दे दो भाई, 1 प्लेट डिवेंचर पैक करना जरा, हमने डिवेंचर ले लिए। तो
उन्होंने मेरा नाम लिख लिया, मैं कौन हो गया बेटा, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर हो गया। ठीक है, तो कैसे डिवेंचर हो गए, अगर मेरा नाम रिकॉर्ड किया गया तो रजिस्टर्ड डिवेंचर है। अब मान लो मुझे जरूरत आई और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बोला भाई तुम डिवेंचर लोगे क्या, मेरे को पैसे चाहिए थे, डिवेंचर ले लो, इंटरेस्ट मस्त एकदम बराबर देते। ठीक है सर, डिवेंचर दे दो। अब मैंने आपको डिवेंचर दिया और आपने मुझे उस डिवेंचर के पैसे दे दिए, अब मैं फ्री हो चुका हूं, अब कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। सर आपका नाम लिखा था, हमें कैसे मिल जाएगा, बेटा वो हो जाता है। अगर बियर मतलब जो बियरर होता है उसको, जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, वो सारी चीजें सेट हो जाती है, उसका टेंशन मत लो। तो या तो डिवेंचर, मैं कौन हो गया बेटा, मैं तो रजिस्टर्ड डिवेंचर लेने वाला था, मतलब मैं कौन हूं, जिसके पास रजिस्टर्ड डिवेंचर थे। आपके पास अब डिवेंचर आ चुके हैं, लेकिन क्या आपका नाम कंपनी के पास लिखा हुआ है, कंपनी को पता है कि मैंने आपको डिवेंचर भेज दिया है, नहीं पता। ठीक है, तो बेटा या तो रजिस्टर्ड डिवेंचर होंगे या बियरर डिवेंचर होंगे। बियरर मतलब जो बियर कर रहा है, होल्ड कर रहा है डिवेंचर को, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। फिर आता है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेटा एक होता है फर्स्ट डिवेंचर और एक होते हैं सेकंड डिवेंचर। सर फिर थर्ड फोर्थ ऐसे ना और भी तो होंगे, नहीं। फर्स्ट डिवेंचर जिनको रीपेमेंट पहले की जाती है सबसे, और उसके अलावा जो भी बचे वो सब सेकंड डिवेंचर, यानी रीपेमेंट की जो प्रेफरेंस जिसको सबसे पहले दी गई है कि जब भी पैसा लौटाएंगे तुम्हें पहले देंगे, तो तुम फर्स्ट डिवेंचर हो, और जिसको नहीं देंगे पहले पैसा वो सब सेकंड डिवेंचर है। ओके, फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, ये बढ़िया लगता है। कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कूपन का मतलब बेटा इंटरेस्ट का रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट का रेट। तो बेटा एक तो स्पेसिफिक कूपन रेट होता है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, एक होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर। ठीक है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर और जीरो कूपन रेट डिवेंचर। अब जैसे अभी आपको पढ़ाया था कि भाई नाम के आगे, डिवेंचर के नाम के आगे प्रीफिक्स होता है, उसका रेट जो होता है इंटरेस्ट का 9% दिखाया था ना, 9%, 10%, 12% कुछ भी हो सकता है। तो वो होते हैं स्पेसिफिक कूपन, जिसमें बताया गया, स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन जीरो कूपन रेट के बारे में बात करें तो भाई जीरो कूपन रेट डिवेंचर वो होते हैं, वो डिवेंचर होते हैं जिनपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बताया ही नहीं गया। तो सर इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिर काम कैसे चलता है इन लोगों का, अभी बताते हैं। तो बेटा ये नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अब भाई इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल के, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब अगर ऐसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू करेगी। और आप खुद बताओ कि जब उनका प्रोजेक्ट इतना लंबा है तो उनको पैसा कब मिलेगा, जो जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, उससे पैसा कितने दिनों में मिलेगा, बहुत दिनों में मिलेगा। अब भाई जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी कि इंटरेस्ट तो हम दे नहीं पाएंगे एनुअली। तो एक काम करते हैं, नए तरीके का डिवेंचर का आविष्कार हो गया, तब तब आया बेटा जीरो कूपन रेट, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। इसमें क्या है कि भाई जब इशू किया तो पहले ही बता दिया भाई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, और 20 साल बाद आपको क्या कहते हैं, वापस कर देंगे, रिडीम कर लेंगे, है ना। तो भाई देखो अगर 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो ऐसा हो सकता है कि 90 रुपए में इशू करा, 90 रुपए में इशू करा, यानी 100 रुपए की चीज सस्ते में दे दी, और रिडीम करने करेंगे भाई हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इसलिए रिडीम आपको इतना ज्यादा पैसा देकर के करें, आप खुश हो जाओगे क्योंकि तब पैसा आ जाएगा ना अपने पास। तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हें 150 रुपए में रिडीम करेंगे। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा हो सकता है 100 रुपए में इशू करो लेकिन 150 रुपए दे रहे हो, कुल मिला के ज्यादा पैसा देना इंटेंशन होता है ताकि जो इंटरेस्ट नहीं दिया वो कंपनसेट हो सके। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर मान लो 1 लाख डिवेंचर थे, 1 लाख डिवेंचर मान लो मैंने लिए थे, तो हर डिवेंचर पे 60 रुपए का अब मुझे फायदा होगा 20 साल में, तो मुझे 60 लाख रुपए मिलेंगे बेटा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जीरो कूपन रेट के जो डिवेंचर होते हैं उनका फायदा हो पाता है जिन्होंने लिए होते हैं, नहीं तो कौन लेगा, क्यों लेगा फिर,
है ना। अगर 100 रुपये ही वापस कर देंगे तो फायदा नहीं है। फिर लास्ट में आता है कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। कन्वर्टेबिलिटी यानी कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे डिबेंचर, तो ये भी पहले से ही डिसाइड होता है जब हम इशू कर रहे होते हैं डिबेंचर्स को कि भाई कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा वो क्या कहलाता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जो कन्वर्ट नहीं हो पाते उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर कन्वर्ट किस में होना चाह रहे हैं ये बेटा, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं, और जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो उसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। किसी में भी कन्वर्ट नहीं होते, डिबेंचर थे डिबेंचर ही रह जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। भाई देखो अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आप उस चीज़ को, जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं पूरी टीम के, उनको बहुत सीरियसली लेकर के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, आज का वो ज़माना नहीं है कि बच्चों को डांटा जाए पीटा जाए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आज का ज़माना है जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। आज का वो ज़माना है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले समझदार हो रहे हैं, या तो वो समझदार हो रहे हैं या वो बिगड़ रहे हैं। बिगड़ रहे हैं तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और बाकी बेटा फिर आपकी मर्जी है कि आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं या नहीं। हर टीचर का एक मोरल ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को बताए, तो मेरा काम है आपको बताना कि आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन पे जाएं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई प्रॉमिस भी करिए आप कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे ताकि वो आप पे प्राउड फील कर सकें। चलिए, तो अभी बात करते हैं डिवेंचर ट्रस्ट डीड की। तो भाई डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कंपनी इशू करती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। अब आप किसी को पैसा उधार दोगे, आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे भाई लेके ना भाग जाए। तो ये डर होता है भाई, डिवेंचर होल्डर में भी डर होगा। तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो भाई एक डीड बनाइए। डीड आपने कहाँ पढ़ी थी पहली बार आपने पढ़ी थी पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट डीड बनाई गई है। तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनीज एक्ट जो है, कोई भी कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि भाई तुम्हें एक ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रस्टीज को अपॉइंट करना है। और ये जो ट्रस्ट डीड है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, वो उसके अंदर सारी पावर्स दी होती हैं किसको बेटा? ट्रस्टीज को। ये इंडिपेंडेंट जो पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जो डिवेंचर होल्डर्स का जो पैसा कंपनी के पास गया होता है उसकी रखवाली करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं द ट्रस्टीज आर ड्यूटी बाउंड। ट्रस्टीज क्या होते हैं बेटा? ड्यूटी बाउंड होते हैं, क्या कर्तव्यबद्ध होते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब हित, भलाई, कि उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे। इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। सिंपल सी चीज है लेकिन पेपर में आती है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ट्रस्ट डीड क्या है भाई? ट्रस्ट डीड और ट्रस्टीज उनको अपॉइंट करने होते हैं, मतलब ट्रस्टीज उनको अपॉइंट करने होते हैं जो डिवेंचर इशू करते हैं वो कंपनीज, और एक एग्जीक्यूट करते हैं ट्रस्ट डीड जिसके अंदर पावर्स दी होती हैं, जिससे जो ट्रस्टीज हैं वो ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट कर लें। फिर आता है क्या? इशू ऑफ डिवेंचर। ये तो थियरी पढ़ ली, अब इशू भी तो करोगे डिवेंचर को इतना कुछ पढ़ने के बाद। तो सर इशू कैसे करते हैं? इशू कैसे करते हैं? तो बेटा आपने शेयर्स पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? शेयर्स पढ़ा भाई। अब ये मत बोलना सर आपसे शेयर नहीं पढ़ा, बेटा ये पार्ट वाइज आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, टुकड़ों में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हमने टर्म 1 जो था यानी मिड टर्म था आपका वो कंप्लीट किया था, और पूरा शेयर कैपिटल तक पढ़ाया था आपको। उसके अंदर शेयर कैपिटल तो आपको पता है कितना जोरदार जबरदस्त चैप्टर होता है, तो उसके अंदर सारी एंट्रीज समझाई थी, सब कुछ कराया था। तो यहाँ पर डिवेंचर को भी इशू करेंगे उसी स्टाइल में करेंगे। देखो यहाँ जब आपने एक बार शेयर्स में उसकी एंट्रीज सीख ली तो मेनली वही होता है, बस नाम बदल जाता है डिवेंचर के केस में। तो इसलिए ज़्यादा डिवेंचर को इशू करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता। अगर पूछना ही है तो आपसे शेयर के बारे में पूछेगा। डिवेंचर चैप्टर की हाईलाइट ना पता है उसकी थियरी है जो भी हमने पढ़ी, और कुछ कोलेक्टरल सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाता है, कुछ इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पर दिया जाता है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, TDS का आ जाता है टॉपिक, और
इशू ऑफ डिवेंचर ऑन रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये अलग टॉपिक आता है, इसके अलावा जो आता है तो वो हाईलाइट है बेटा, इसलिए मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। उम्मीद है आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर कैसे इशू होता है भाई, देखो जो मैंने शेयर के टाइम पे बताया था वही सेम आपको मैं बता रहा हूँ कि लमसम बेसिस पे हो सकता है। लमसम, लमसम का मतलब क्या बेटा, वन टाइम में, वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो आपका शेयर है वो सॉरी डिवेंचर जो है वो 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का एक है, मुझे 1000 डिवेंचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपए दूंगा कंपनी को, लो भाई डिवेंचर मेरे, तो एक बार में पेमेंट हो गई ना। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है, इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है भाई कि भाई आप 100 रुपये का डिवेंचर खरीद रहे हो तो आप पहले एप्लीकेशन दोगे, वही सेम जो आप शेयर के टाइम पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो पढ़ते थे वही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेम है कि भाई आप एक काम करना, 20 रुपये यहाँ दे देना, 30 रुपये यहाँ दे देना, 25 रुपये यहाँ दे देना और 25 रुपये यहाँ दे देना। तो अगर मुझे अब 1000 शेयर चाहिए तो पहले मैं क्या करूँगा बेटा, अप्लाई करते वक्त मैं 20 रुपये दूंगा, 1000 शेयर पे नहीं 20,000 रुपये दूंगा। फिर कुछ महीने बाद बोलेंगे अलॉटमेंट भी ले आओ हम, फिर मैं 30,000 रुपये दूंगा, फिर मैं 25,000 दूंगा, फिर मैं 25,000 दूंगा। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं। और भाई आपको ये भी पता है कि पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता था, लेकिन डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हो सकता है। ठीक है, पार का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इशू प्राइस है, जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू के इक्वल है वो, यानी अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू तो 100 रुपये में ही मैं इशू कर रहा हूँ, तो पार पे इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब क्या कि भाई जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है और मैं इशू कर रहा हूँ 110 रुपये पर, तो बेटा 10 रुपये यहाँ पे क्या है, 10 रुपये यहाँ पे प्रीमियम है। डिस्काउंट का मतलब अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इशू प्राइस कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है, कि 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये की चीज़ के लिए मैं 90 रुपये ले रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे 10 रुपये क्या हो गया, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। अगर जर्नल एंट्री की भी बात करें, थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ कि जैसे एप्लीकेशन पे आप क्या करते थे, शेयर के टाइम की बता रहा हूँ मैं, शेयर जब आप करते थे तो क्या आता था बेटा, पहले पैसा आता था तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी सेकंड्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, फिर क्या होता था, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो था वो डेबिट हो जाता था। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसी सारी एंट्रीज तो आपको याद है ना। अब भाई डिबेंचर के केस में क्या है कि भाई शेयर नहीं आएगा, डिबेंचर आएगा यहाँ पे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा। तो एंट्रीज में ज़्यादा झोल नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी परसेंटेज डिबेंचर 9%, 10% डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से एंट्रीज होंगी, सेम होंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके, और मैं खुद आकर के कमेंट देखता हूँ। क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं, और अगर क्लासेस अच्छी हैं, क्लासेस अगर आपको प्यारी लग रही हैं तो आप क्या करेंगे भाई, इस पर प्यार बरसाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर सबके साथ करेंगे, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके दोस्त हैं। और भाई इस चैनल को, इस फैमिली को बड़ा बनाएंगे। कॉमर्स अड्डा 24/7 आप लोगों का चैनल, आप लोगों का परिवार है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं और पूरे डेडिकेशन से एक एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। कमेंट करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, आपको वो प्रॉमिस करना है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कराएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी पास आने वाला है। एंड साथ ही साथ आप इस क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा फील होता है इन क्लासेस में। क्या आपको अभी भी यही फील होता है कि आप सिर्फ हमें एक स्क्रीन पे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए कि आपके बड़े भैया आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास बैठ के। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है हर बच्चे को जो अभी भाई क्लास 12th में है। CUET वाले स्टूडेंट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जूनियर से 11th क्लास के लिए भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास का भी सब कुछ आ चुका है। एंड बाकी एक चीज़ जो मैं आपको आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, यूट्यूब पे आके सर्च करना है कॉमर्स अड्डा 24/7, ये चैनल है बेटा।
यहाँ पे आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल हो चुकी है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से अपने पेस पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो तो आ ही रही हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको हो रही है। यहाँ पे देख लो, पार्ट वाइज क्लास 12 अकाउंट्स, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं। मिड टर्म का यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सारी की सारी। और जो मैं शेयर के बारे में बात कर रहा था बेटा, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसके कम से कम 6 पार्ट है। तो इसको देखो, पूरा कंप्लीट कर लो। डिवेंचर का भी बेसिक यहाँ पे जर्नल एंट्री वाले क्लियर हो जाएंगे, वैसे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इस चीज़ को लेकर के। एंड भाई अकाउंटेंसी का जो वन शॉट प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 13 वीडियोस मिल रही हैं, और 13 वीडियोस के अंदर आपका जो पूरा कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो डेंजरस से डेंजरस आपको लगता है ना टॉपिक, वो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी, जैसे बच्चों को क्या मुश्किल लगता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुश्किल लगता है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 43 मिनट्स के अंदर कवर है। ठीक है, रेशियो मुश्किल लगता है 1 घंटे के अंदर, पूरा 60 मिनट में रेशियो कवर है। बिल्कुल आपको याद करने में मेहनत नहीं करनी है, आपको ऐसे ही रट जाएगा, इतना तरीके से समझाया है मैंने आपको। ठीक है, सारी चीज़ें। और आप डिवेंचर देखना चाहते हो, डिवेंचर भी आपको 52 मिनट्स के अंदर पूरी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे पार्ट वाइज हम तसल्ली से एक एक करके पढ़ रहे हैं, और अगर आपको अपने पेस पे पढ़ना है तो आप इन वन शॉट्स को जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड मोमेंट के लिए मैंने आपके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखी है, तो बस इसी तरह भाई हमारे साथ क्लास में जुड़े रहिए। और साथ ही साथ भाई आपके लिए क्या चल रहा है इस टाइम, आपके लिए चल रही है एक 200 MCQ की सीरीज, जिसमें आपको प्री बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही मैं कहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता, और आज हम पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स को दोबारा से। आई होप आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने डिबेंचर्स के बेसिक्स पढ़े हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके अंदर से हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसके अंदर से हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो पेपर में सच में ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, तो आज का टॉपिक। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को और अच्छे से पढ़िए। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि 11th का भी थोड़ा सा पोल खुलने वाली है आपकी, कि आप लोगों को आता है या नहीं आता, आपने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है सर, इतना एक्साइटमेंट बना दिया है आपने, तो सर एक बार बता ही दो। तो बेटा आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी तक हमने पिछली क्लास में देखा था, सर आपने बताया था इशू ऑफ डिवेंचर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शेयर्स की करते थे एंट्रीज, बिल्कुल वही एंट्री से बस शेयर हटा करके डिवेंचर लिखना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। लेकिन ये टॉपिक अलग है। यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो बेटा, पहली तो बात समझो कि ये है क्या, कि बेटा एक चीज होती है इशू, और एक होता है रिडेम्पशन या रिडीम करना। रिडीम करने को बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, इशू करना और रिडीम करना। इशू का मतलब क्या, कि मैंने डिवेंचर दिया और पैसा मिला। ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब क्या, कि जो डिवेंचर इशू किया था अब वो वापस ले रहा हूँ, पैसा लौटा रहा हूँ। तो क्या हुआ बेटा, ये बिल्कुल अपोजिट हुए दोनों, क्या हुए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हुए। ठीक है, अब यहां पर जब हम इशू कर रहे हैं, कह रहे हैं एंट्री तो इशू की ही करनी है, एंट्री तो इशू की ही करनी है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए। सर पहले क्यों नहीं बताया फिर आपने? तो बेटा वो बेसिक था, वो एंट्रीज पता होनी बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहले बेसिक जब कवर होता तब हम एक और एंगल और कॉन्सेप्ट हम दिमाग में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी कि रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखना जरूरी है? यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम रिडीम करते हैं, जब हम रिडीम करते हैं किसी सिक्योरिटी को, जैसे इशू के टाइम पे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, सेम यहां पर भी हम पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकते बेटा। डिस्काउंट पर, पार और प्रीमियम पर कर सकते हैं। ठीक है, पार और प्रीमियम पर। अब आप खुद सोचो कि आपने इशू किया जब डिवेंचर, तो आपने बोला 100 रुपए दे दो, एक डिवेंचर ले लो, और जब रिडीम होगा 5 साल बाद रिडीम होगा, तो मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। वो कहते हैं ठीक है चलो, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। हमने बोला कि चलो जब रिडीम करूंगा तो मैं मान लो आपको 110 रुपए दे दूंगा, हम कहेंगे इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, 10 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, वाह।
प्रीमियम का मतलब देखो यहाँ पे इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है उससे कंपनी का फायदा होता है, और रिडीम के टाइम पे जब प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है तो इससे डिबेंचर होल्डर का फायदा होता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। प्रीमियम का मतलब होता ही एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पेमेंट। अब चाहे वो कंपनी कर रही है या फिर वो डिबेंचर होल्डर कर रहा है, डिपेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो 100 रुपए की चीज, मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू करा, मैंने बोला कि भाई 5 साल बाद आप 90 रुपए ले लेना, वो कहेंगे इंटरेस्ट तो ठीक है लेकिन क्या फायदा हुआ, इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट मिला करके सब बराबर पड़ गया हमारा, तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्यों लूँ मैं डिस्काउंट पे, है ना, क्यों रिडीम करवाऊँ मैं डिस्काउंट पे। तो बेटा डिस्काउंट पे कोई भी भला इंसान नहीं करता रिडीम, क्योंकि भाई डिबेंचर होल्डर मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से बेसिक्स हैं, इसलिए हम पार और प्रीमियम की बात करते हैं रिडेम्पशन के टाइम पे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर फिर भी अभी तक ये समझ नहीं आया कि रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्यों सोच रहे हैं जब हम इशू कर रहे हैं। तो भाई पॉइंट ये है कि जब आपने 100 रुपए लिए और आपको 100 रुपए देने हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, मतलब जितने पैसे थे उतने वापस कर दिए बराबर। इंटरेस्ट दे रहे हैं क्यों? क्योंकि जब तक उनका पैसा अपने पास रहेगा वो तो इंटरेस्ट हमें झेलना पड़ेगा ना। ठीक है, और अगर मैंने 1 साल रखा तो 1 साल के लिए परेशान रहूंगा मैं, मतलब 1 साल के इंटरेस्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हाथों हाथ मैं कमा भी तो रहा हूँ उनका पैसा लेकर के, डिबेंचर होल्डर का पैसा लेकर के मैं कमा रहा हूँ, और उस कमाई में से मैं इंटरेस्ट भी साथ साथ माइनस करता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो उसी साल की कॉस्ट है, उसी साल का एक्सपेंस है, और इनकम में से जो इंटरेस्ट, जो डिबेंचर इशू करने पे जो हमें पैसा मिला, उस पैसे को यूज करके जो मैंने कमाई करी उसमें से इंटरेस्ट तो मैं निकाल ही सकता हूँ। ठीक है सर, निकाल सकते हो, और फिर मुझे यही 100 रुपये वापस करने, तो बढ़िया तो है, कोई दिक्कत। लेकिन आप खुद सोचो कि जितना मैंने डिबेंचर का पैसा लिया उससे ज्यादा मुझे पे करना पड़े, तो यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भाई आप खुद सोचो कि जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपनी इनकम में से, जो भी आपने पैसा यूज किया है डिबेंचर होल्डर का, तो उसको यूज करके आपने इनकम क्रिएट करी, उसमें इंटरेस्ट दिया, यहां तक तो सारी बात ठीक चल रही थी। लेकिन आपके दिमाग में एक टेंशन बनी हुई थी। क्या टेंशन बनी हुई थी? कि भाई इनको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, कहां से दूंगा, कहां से दूंगा, कैसे कैसे कैसे, ये चीजें दिमाग में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ में आएगी, सर 10 रुपए की टेंशन है ना, क्योंकि 100 रुपए लिए तो 100 रुपए वापस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन है 10 रुपए एक्स्ट्रा जो देने हैं। बिल्कुल सही बात है सर, टेंशन क्यों है? बेटा आपने इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारा, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग जो क्लास 11th में आप पढ़ते हो, पढ़ते हो, बताओ भाई पढ़ते हो, पढ़ी थी? देखो इसके अंदर एक चीज हमें पढ़ाई गई थी, वो है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट हमें क्या बताता है? प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ये बताता है कि फ्यूचर में जो भी हमें नुकसान दिख रहे हैं कि ये नुकसान हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, उसको आज ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे बेटा? आज ही हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर की कोई इनकम है, प्रॉफिट है, दिख रहा है, आंखें बंद कर लो, नहीं, क्योंकि हम प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से ये मानते हैं कि हमसे ज्यादा बैड लकिया कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा बैड लक किसी का हो ही नहीं सकता, कि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान है वो तो अपना ही होगा। ठीक है, और इसी कंसेप्ट की वजह से बेटा प्रोविजंस और रिजर्व बनाए जाते हैं, पता है आपको? और इसी कंसेप्ट की वजह से अब जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हम डिबेंचर होल्डर को 5 साल बाद देंगे, वो तो श्योर है ना भाई, हमने एग्रीमेंट किया है। हमने क्या करा, हमने जब क्या हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा था, तो जब डिबेंचर इशू करने के लिए हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा था, वो एग्रीमेंट था, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन थी, उसमें बताया गया था कि 5 साल के लिए हम ये पैसा ले रहे हैं, 5 साल बाद आपको लौटा देंगे, जब लौटाएंगे तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो जिस दिन मैंने ये डिबेंचर इशू करे उस दिन ही मैंने फिक्स कर ली कि भाई 10 रुपए तो एक्स्ट्रा जाएंगे ही जाएंगे। तो ये क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जिस दिन मैंने इशू कर दिया उसी दिन ये लॉस माना जाएगा, उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट ही है जो ये वाला टॉपिक हमारे सामने लेकर आया कि भाई फ्यूचर के एक्सपेंसेस आज ही रिकॉर्ड कर, आज ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये चैप्टर 3 अगर आपने पढ़ा होगा आपकी 11th क्लास की अकाउंटिंग, उसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर प्रूडेंस कंसेप्ट था।
बेटा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मेरे मतलब अकाउंटिंग का वन ऑफ द बेस्ट मुझे टॉपिक लगता है थियोरेटिकल, क्योंकि ये हमें बताता है कि फ्यूचर में बुरा होने वाला तैयारी कर लो, और जब हम तैयारी कर लेते हैं, बुरा हो गया तो हम तैयार हैं, और बुरा नहीं हुआ तो वो पैसा बच गया ना अपने पास, सेविंग्स हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। इस कंसेप्ट की वजह से हर बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर के चलता है। तो सेम आप अपनी लाइफ में भी लगा सकते हो, रियल लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको पूरा रीजन समझा दिए गए रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों कर रहे हैं और क्या नया होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इशू हम कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे, ठीक है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। और रिडेम्पशन हम क्या करेंगे बेटा, पहला कॉम्बिनेशन पार पे इशू करा, पार पे रिडीम, प्रीमियम पे इशू करा, पार पे रिडीम, डिस्काउंट पे इशू करा, पार पे रिडीम। बेटा जब जब पार पे रिडीम हो रहा है तो टेंशन है क्या, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है क्या? नो, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो ये तो नॉर्मल एंट्रीज होंगी, ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होंगी। पॉइंट यहां पे आता है कि जब पार पे इशू कर रहे हैं लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करना है, टेंशन। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम करना है, टेंशन। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम करना है, महा टेंशन। ठीक है, तो ये 6 केसेस बनते हैं जिसको अभी हम देखने वाले हैं। अब भी सारी की सारी जर्नल एंट्री एकदम गर्मा गर्म। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केस नंबर 1। जहां पे हमने इशू कैसे करा बेटा, इशू करा हमने पार पे, ठीक है, और रिडीम भी कर रहे हैं हम पार पे। पहले 3 केस तो बोरिंग लगेंगे आपको, कहेंगे अरे वही तो है जो सर आपने पहले बताया हुआ है। तो भाई देखो, पार पे रिडीम कर रहे हैं, क्या इसकी टेंशन है? जब टेंशन नहीं तो एंट्री नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बेटा, इशू जो हम कर रहे हैं पार पे, इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होती है? ठीक है, 2 एंट्री होती है सर। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट बढ़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम लमसम पे इशू करते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे एंट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको लमसम वाली एंट्री देखने को मिलेंगी। तो पहली एंट्री तो ये होगी, जब इंसान अप्लाई करेगा तो वो पैसा देगा, कहेगा भाई एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉट कर दो। ठीक है, पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी भाई, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है बेटा? ड्यू की एंट्री है ये ट्रांसफर हो रहा है परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में। जितने भी परसेंट है वो परसेंटेज आगे लिख लेना आप। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है, पार पे तो ऐसे ही होने वाला है। पहला केस डन। दूसरा केस नंबर 2, जहां पर हम इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना शुरू कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हम रिडीम कर रहे हैं बेटा पार पे। कोई टेंशन? नो टेंशन, नो एंट्री। जिस दिन ये प्रीमियम पे रिडीम हो गया उस दिन हमें रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू लाना पड़ेगा, यानी लास्ट के 3 केसेस में। ठीक है, तो मान लो कि भाई यहाँ पे जो इशू कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं मान लो 100 + 5 रुपये यानी 105। तो 5 रुपये क्या है? प्रीमियम है। तो पहले बैंक अकाउंट से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको कई जगह सिर्फ एक एंट्री देखने को भी मिल सकती है, सीधे बैंक टू डिवेंचर, वो भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं है अगर एक ही साथ एंट्री हो रही है तो, ठीक है ना, वो भी गलत नहीं है। ओके चलो, क्या बेटा 105 और 105, पैसा तो 105 रुपये आया ना, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट
टू जो प्रीमियम रिसीव हो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 105 रुपये कहाँ गए बेटा? 100 रुपये डिवेंचर में और 5 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हमेशा ध्यान रखो कोई भी हालात हो, कोई भी हालात हो, चाहे प्रीमियम चाहे पार चाहे डिस्काउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट के अंदर फेस वैल्यू ही आएगी। ओके तो ये सारी चीजें हो गई। सर बोर हो रहे हैं, ये तो हमें आता है। रुको जरा सब्र करो, एक केस और कर लो, उसके बाद चौथे केस से मजा आ जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3, जब हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं बेटा पार पे, नो टेंशन, नो एंट्री। ओके तो भाई डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट? मान लो 100 रुपये का डिवेंचर था और 4 रुपये डिस्काउंट यानी 96 में इशू कर रहे हैं। ठीक है 96 में इशू कर रहे हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? 96 रुपीज आया, 96 रुपीज आया। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट अब डिस्काउंट दिया है ना बेटा, डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक 2% डिवेंचर अकाउंट। मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी हालात हो, जो फेस वैल्यू है 100 रुपये बेटा वो यहाँ पे आएगी ही आएगी। ठीक है 96 आए और 4 रुपये क्या हो गया बेटा? डिस्काउंट हो गया। इजी है, बहुत इजी है। अब आएगा मजा। खेल शुरू। केस नंबर 4। ठीक है खेल शुरू, तो कलर चेंज करते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है कि भाई हमने इशू किया पार पे यानी 100 रुपये और हम रिडीम कर रहे हैं कैसे बेटा? प्रीमियम पे। प्रीमियम क्या बेटा? 110 रुपये लौटाएंगे। क्या हो गया बेटा? 10 रुपये की टेंशन और जिसकी टेंशन उसकी एंट्री। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है बेटा। पहली एंट्री नॉर्मल होगी और हम कर रहे हैं बेटा इशू कर रहे हैं, तो इशू की एंट्री कर रहे हैं 10 रुपये को। अभी देखते हैं क्या होगा। आपको देखो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है इसकी, जब भी आपको रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है उसके टाइम पे कुछ करना होता है। ठीक है उसके टाइम पे कुछ करना होता है बेटा, तो आपको नॉर्मली इशू के हिसाब से ही सोचना है। बस यहाँ पे एक इसकी वजह से, इस 10 रुपए की वजह से एक डेबिट एक्स्ट्रा होगा, एक क्रेडिट एक्स्ट्रा होगा। तो डेबिट और क्रेडिट में एक एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के चलो, बाकी जैसे आप इशू की एंट्री करो तो बिल्कुल वैसे ही करो। चलो अभी दिखाते। तो हम तो ला 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 वो बिल्कुल ऐसे मस्त जोन में थे, अपना आराम से काम कर बिना टेंशन के। ठीक है मस्त एकदम। तो लिखा टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा तो 100 रुपये आया। ये तो बेटा ओवर थिंकिंग है, प्रूडेंस की वजह से ओवर थिंकिंग है। हे भगवान 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, चलो आज ही एंट्री कर लेते हैं। होता ना ओवर थिंकिंग करते हैं। चलो अब दूसरी एंट्री, फिर ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये, 100 रुपये। यही तो होना था पार के हिसाब से। फिर एकदम से घंटी बजी, ये हमने एंट्री पूरी कर दी, अपना काम पूरा कर चुके हैं हम। अब सिर्फ इस टेंशन की एंट्री करो। चलो भाई कलम बदलते हैं। क्या एंट्री होगी बेटा? देखो बेटा अब ये समझ लो, अगर ये समझ लिया तो फिर केस नंबर 5 केस नंबर 6 थोड़ा और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 10 रुपए की टेंशन है,
और ये टेंशन किस वजह से हुई, अगर आज मैं ये इशू ना करता तो ये 10 रुपए का नुकसान ना होता, जैसे ही इशू करा वैसे ही नुकसान। ठीक है, एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना पड़ेगा बेटा, आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस को अगर रिकॉर्ड करूंगा तो डेबिट होगा, तो लिखूंगा बेटा मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इशू करा था इसलिए ये बुरा हाल हुआ। कितना बेटा, 10 रुपए। सर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आता, मैंने बोला ना दो एंट्री, दो चीज एक्स्ट्रा होंगी, एक डेबिट एक्स्ट्रा एक क्रेडिट एक्स्ट्रा। सर कैसे, लॉस हुआ तो पे भी कर दिया क्या, नहीं करा ना, पे थोड़ी करा है। और बेटा अब सोचो एक्सपेंस हुआ है और पे नहीं किया, जैसे मान लो रेंट अगर मुझे देना और मैंने रेंट नहीं दिया तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है ना, ऐसे ही लॉस हुआ है लेकिन लॉस अभी तक पे हुआ क्या, नहीं हुआ। कब होगा, 5 साल बाद। कब होगा, 5 साल बाद। तो इसलिए जब तक मैं ये पे नहीं कर देता 10 रुपए, ये 10 रुपए मेरी लाइबिलिटी बन के रहेंगे। तो इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, इस लाइबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा, 10 रुपए। तो देखो बेटा नॉर्मली हम ग्रीन कलर से लिख रहे थे, अब व्हाइट कलर जो यूज करा है वो एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं, बस इसी पे ध्यान देना है। यानी ये जो कह रहे थे ना इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये व्हाइट कलर की जो एंट्रीज मैंने करी हैं वो एक्स्ट्रा हुई है। अदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर रही हो। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल इशू के हिसाब से काम करोगे, वैसे ही एंट्री करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब जब प्रीमियम आए तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब देखो आगे भी क्या होगा, आगे बिल्कुल इशू जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन ये एंट्री अलग। अब आप खुद सोचो, ये 10 रुपए डेबिट हुए, 10 रुपए क्रेडिट हुए, ये एक दूसरे की वजह से हुए। इन दोनों का, इन हरों का कोई लेना देना है, मतलब ग्रीन कलर की लाइंस का कोई लेना देना है इनसे, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस कंबाइंड एंट्री होगी इसकी। अगला क्वेश्चन, अगला केस क्या होगा, केस नंबर 5। इशू कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। कैसे बेटा, 100 + 5 105, 5 रुपए प्रीमियम इशू पे। ओके, और रिडीम कैसे करेंगे, रिडीम करेंगे हम प्रीमियम पे। कैसे बेटा, 100 + 10 और इसकी है टेंशन, इसकी है टेंशन, और जिसकी है टेंशन उसकी एंट्री तो जरूर होगी। पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इस एंट्री में तो। ठीक है, 105 रुपए मांगे थे, 105 रुपए आ गए। दूसरी एंट्री, क्या करना है, सिर्फ इसकी एंट्री करो आराम से, इसकी टेंशन जब होगी एक डेबिट और एक क्रेडिट की जगह छोड़ दो बस। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और एक स्पेस छोड़ा हमने और लिखा 2% डिबेंचर अकाउंट। बेटा प्रीमियम पे है 5 रुपए प्रीमियम, तो लिखो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना बेटा, 105 रुपए आया, 100 रुपए फेस वैल्यू यहाँ पे डाली और 5 रुपए यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये जब चैन से हो रहा था तो फिर से घंटी बजी, किसकी बेटा, 10 रुपए की, और फिर वही होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितनी की टेंशन, 10 रुपए 10 रुपए। कभी ये मत कर देना दोनों प्रीमियम को एक साथ, बेटा ये इनकम है और ये लाइबिलिटी, दोनों में फर्क है, नेचर समझो। और जो व्हाइट कलर का है वो टेंशन वाली एंट्री है, फ्यूचर की एंट्री है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है।
भाई ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान से समझ के चलेगा एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट्स हैं डिबेंचर वाले चैप्टर में, कंसेप्ट थोड़े कम है कंपैरिजन अगर हम करें इसका शेयर कैपिटल से। लेकिन आता क्या है बेटा इसमें, एमसीक्यू की बात करें तो थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये जरूर आता है, या फिर इसके अलावा अगर कोई चीज आएगी तो बेटा वो दो और ऑप्शन है आपके पास, या तो बेटा कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर आपको डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में मतलब आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, ये कहीं से कहीं तक, बाकी दो तीन कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने न्यूमेरिकल के लिए, तो बाकी दो से ये कम नहीं है, ज्यादा ही है बल्कि। ठीक है, और ये डिजर्व करता है, मैं एग्जामिनर होता मैं ये क्वेश्चन पूछता, और ये वाला नहीं केस नंबर 6 पूछता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। चलो देखते हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आता भाई। केस नंबर 6 क्या है, क्योंकि इसमें डबल वाट लग रही है बेटा, इशू भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नुकसान नुकसान हो रहा है, और रिडीम जब कर रहे हैं तो बेटा वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वहां पे भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मतलब वाट तो दोनों जगह लगी, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी। तो डिस्काउंट पे कैसे, 100 माइनस 4 दैट इज 96 का इशू कर रहा है, और यहाँ पे प्रीमियम पे कैसे रिडीम हो रहा है, 100 प्लस 10 दैट इज 110, और इस 10 रुपए की टेंशन है ना। चलो एंट्री करते हैं, पहले इशू करेंगे आराम से, उसको बाद में घंटी बजेगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, कितना बेटा 96। दूसरी एंट्री जिसमें आता है मजा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बेटा ये डिस्काउंट वाली एंट्री है तो डिस्काउंट इशू का जो डिस्काउंट है 4 रुपए वो भी अभी रिकॉर्ड होगा, तो क्या लिखूंगा, इशू ऑफ नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब एक डेबिट की और एक्स्ट्रा जगह छोड़ दो और लिखो 2% डिबेंचर अकाउंट। अगर हम सिर्फ उसको छोड़ करके इस पे ध्यान दे तो यही एंट्री होगी बस। तो 96, 4 और 100 फेस वैल्यू आती है डिबेंचर अकाउंट में हमेशा। अब फ्यूचर वाली एंट्री व्हाइट कलर से, फ्यूचर वाली एंट्री वही सेम अभी इतनी देर से कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, और लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना 10 रुपए। तो बेटा कुल मिला के ये वाला जो है ये भारी चीज है। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे पता है क्या होता है, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे होता कुछ ऐसा है, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेटा इन दोनों ही अकाउंट को हम एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी ये वाला अकाउंट व्हाइट कलर वाला, इसी में ही लिख सकते हैं, और सीधे लिखेंगे 14 रुपीज। ठीक है, और इसी वजह से एमसीक्यू एक बन जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको, अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं प्री बोर्ड की टॉप 200 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 200 एमसीक्यूज फॉर प्री बोर्ड्स, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, वहां पे बच्चे ढेर हो गए थे बेटा। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, तभी जाके समझ में आएगी। कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी ना एमसीक्यूज होने वाले हैं, ना ही आपसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई भी गलती मत करो, और इस तरह से भाई हमने सारी चीज़ें कर ली। और भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, अगर आपको लगता है कि भाई आपका CUT एग्जाम भी आ रहा है और आपको उस चीज़ की भी टेंशन हो रही है,
और आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर लें, ठीक है, तो बेटा आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बिना क्वेश्चंस के आप मैदान में जाएंगे, आप शहीद होके आएंगे बेटा, शहीद होके आएंगे, पक्की बात है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेस्ट सीरीज में आकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। सीयूईटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट है जैसा सीयूईटी 2024 का आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से, उसी तरह से जो आपको सेटअप आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको दिखेगा, वैसे ही आप अपने ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। और अगर आप चाहते हैं भाई हमारे साथ जुड़ना, तो आप बिल्कुल नया बैच समर्थ 2.0 आप लोगों के लिए आ रहा है, सीयूईटी और क्लास 12 दोनों के लिए, मतलब एक ही बैच के अंदर आपकी सीयूईटी की तैयारी भी होगी और क्लास 12 की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर बेटा आप कहाँ जाइए, गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए adda247.com, ठीक है। और ये वेबसाइट आपके ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, राइट हैंड पे आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, लेफ्ट हैंड पे आपको सीयूटी सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, ओके। और कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, साइंस आर्ट्स वालों को भी बता देना, आपके भाई बंधु, ठीक है। ये जो बैच है बेटा वो अक्टूबर 27 से शुरू होने वाला है, 27 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके सीयूटी की अगर हम बात करें, सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी के जो लैंग्वेज सेक्शन है वो हो जाएगा। आपके कॉमर्स के चारों डोमेन हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बीएसटी और मैथमेटिक्स। एंड कोई जर्नल टेस्ट भी प्रिपेयर करा तो वो भी इसमें मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जो डोमेन वाली क्लासेस है वो आपके 12th के लिए भरपूर है, भरपूर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, 12th भी इसी से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है और बाय नाउ पे जाएंगे, और जो आपको प्राइस दिख रहा है इतना प्राइस पे मत करना, अभी आपको कोड बताते हैं अपन, है ना। तो बाय नाउ पे गए, बाय नाउ पे जाने के बाद आपने क्या करा बेटा, Y550 लगाया, कोड क्या लगा बेटा, Y550, देखो यहाँ पे 6399 दिख रहा है, जैसे ही अप्लाई करा 6239 हो गया। तो इस पे इस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट है बेटा, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है Y550 1759 रुपीज़ के अराउंड, ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आपको ई बुक्स मिल जाएंगे सीयूईटी के लिए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी भरपूर मिलेंगे, ताकि आपकी सीयूटी की तैयारी भी चलती रहे और आपकी जो क्लास 12 की तैयारी वो तो चल ही रही है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए आज, इसी सेशन के बाद ज्वाइन करिए कोड लगाकर Y550, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और भाई टॉप 200 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज भी फॉलो करिए। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कीप ग्रोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता, और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से डिबेंचर का एक प्यारा टॉपिक, और ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए वीडियो सेक्शन के अंदर, आपको वो दोनों पार्ट डिबेंचर्स के मिल जाएंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जो बुक है आपके पास उसमें 2 चैप्टर आने वाले, सेकंड बुक में से एक शेयर कैपिटल और एक डिबेंचर, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टॉपिक्स होते हैं इसके। तो अब बचा हुआ पार्ट जो बचा है भाई, पार्ट 3 के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बच रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है सर। हमने इशू ऑफ डिबेंचर को तो आपने बताया, पहले भी बताया, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी बताया। सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी तो सर हमने सुना हुआ है, ठीक है सर, सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी कहीं अगर हमें कुछ लेना होता तो हम सिक्योरिटी जमा करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वही वाली सिक्योरिटी भाई, वही सिक्योरिटी। तो सर वो सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी एक ही होती है? नहीं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए जाओगे, बैंक वाले बोलेंगे कि हम तुम्हें लोन क्यों दें, ठीक है। आप बोलोगे मुझे ज़रूरत है इसलिए दे दो, वो कहेंगे ज़रूरत तो ठीक है, अगर आप पैसा ना दे पाए तो चलो एक काम करो, कुछ है आपके पास, गिरवी रख दो, कुछ है आपके पास जिसको सिक्योरिटी के रूप में आप दे सकते हो। तो बेटा बैंक लोन लेने के लिए आपको नॉर्मली क्या करना पड़ सकता है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। आप कौन, बिजनेस, ठीक है, आपकी मतलब बिजनेस की बात हो रही है, तो आप सिक्योरिटी देते हो। तो बेटा वो सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी होती है? नहीं, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रमुख सबसे पहले जो दी जाती है। तो सर फिर कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है? देखो भाई, अगर बैंक को लगता है कि भाई प्राइमरी सिक्योरिटी से भी हमारा काम नहीं चलना, हमने 5 लाख का लोन दिया है, तुमने जो सिक्योरिटी दी है उससे शायद हमें 5 लाख रुपए ना मिले, तो हमें और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए,
एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए और यही एडिशनल सिक्योरिटी बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाती है। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, और अगर कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाती है इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको हमें करना कैसे होता है। तो इसके दो मेथड्स हैं। क्या है बेटा? दो मेथड्स हैं। एक है फर्स्ट मेथड। अरे वाह, क्या बात बताइए सर। फर्स्ट मेथड होता क्या है? चलो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट मेथड के अंदर बेटा आपको शो करना होता है इसको नोट्स टू अकाउंट के अंदर। सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? बेटा आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी हो कंपनी की तो उसके अंदर आपको पता होगा बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है बेटा? एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है। यहाँ पे आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी आपकी लाइबिलिटी साइड जो पहले इधर उधर आती थी, लेकिन अभी वर्टिकल बनेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड खत्म होगी तो इधर क्या आएगा बेटा? असेट साइड आएगा, असेट्स। ठीक, अब यहाँ पे आता है अमाउंट, लेकिन एक और कॉलम होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं बेटा? नोट्स बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ना हर चीज़ डिटेल में नहीं लिखी होती। यहाँ पे लिखा होता है, मान लो शेयर होल्डर फंड लिखा है, शेयर होल्डर फंड लिखा है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखा है शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही भाई रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है। और ऐसे ही क्या होता है बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर फिर क्या लिखा होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिखा होता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बहुत सारा की होती है। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या हो सकता है बेटा? लोन भी हो सकता है, आपने जो लोन लिया है बैंक से। डिवेंचर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको पता है क्या यहाँ पे क्या है? नहीं। और हम इतना रायता फैलाना नहीं चाहते शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे मान लो नोट्स दिया है, तो नोट नंबर 1 जब बैलेंस शीट पूरी बन जाएगी तो नोट नंबर 1 में उसकी डिटेलिंग दी होगी। नोट्स टू अकाउंट है ये, नोट्स टू अकाउंट है भाई, ये पूरी डिटेलिंग दी होगी किसकी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की दी होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे डिबेंचर लिखा होगा, यहीं पे लॉन्ग टर्म लोन लिखा होगा, लॉन्ग टर्म लोन। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर शो करने की बात हो रही है। पहला मेथड कह रहा है नोट्स टू अकाउंट में शो करके दिखाओ। ठीक है, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा? नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे साफ सुथरा थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। तो आप क्या बना रहे हो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आप बना रहे हो। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप मान लो आपने लिया भाई टर्म लोन, टर्म लोन फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आपने वहां से लोन लिया। ठीक है, कितने का लिया है भाई? 5 लाख का लिया मान लो। ब्रैकेट्स में आपको दिखाना है। क्या बोल रहा है भाई? पहला मेथड शो नोट्स टू अकाउंट, कहां पे दिखाओगे? शो इन द ब्रैकेट्स ऑफ लाइबिलिटी। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है यानी आपका लोन, इसके लिए आपने करा ना, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे? जैसे इशूड 9 कितना बेटा? 1000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security। सिर्फ ब्रैकेट्स में दिखा करके काम खत्म कर दोगे। इमेजिनरी नंबर लिया मैंने बेटा। ठीक है, सब इमेजिनरी नंबर लिए हैं। और आपको टोटल जो लाइबिलिटी दिखानी है बेटा वो टर्म लोन ही दिखानी है। क्या बेटा? टर्म लोन ही दिखानी है 5 लाख रुपए की। समझ में आ रही है बात? इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में डाल के छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपने डिबेंचर बैंक को दे दिए हैं, इशू कर दिए हैं, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लिया। और अगर आप ये लोन चुका पाओगे तो फिर बैंक ये आपको वापस ही कर देगा। तो अल्टीमेटली आप लोन जो डिबेंचर है ना, इस पर भी बैंक का भी हक नहीं है और आपका भी हक नहीं है। अगर आपने नहीं दिए पैसे तो बैंक ये डिबेंचर्स एक्सरसाइज कर लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड आपको क्या बताता है? कहता है जर्नल एंट्री पास करो। क्या कहता है भाई? जर्नल एंट्रीज पास करो। एंट्री पास करो, एंट्रीज भी नहीं, एक एंट्री पास होगी। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? कि भाई डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर इशू कर दो, यानी आप क्रेडिट तो करोगे ना 2% डिबेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज है, 9%, 10%, 12%, जो भी डिबेंचर अकाउंट है।
तो सर डेबिट क्या करें? डेबिट में करोगे बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी सस्पेंस का खेल है कि भाई ये डिबेंचर मैंने जो इशू करे हैं क्या ये मुझे वापस मिलेंगे या बैंक लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, अब इसको भी भाई क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट फ्रॉम द डिबेंचर्स, डिबेंचर से डिडक्ट करके इसको दिखाओगे, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है। तो इसके लिए भी बेटा नोट्स टू अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? नोट्स टू अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये आपका मेन कॉलम। आपने क्या करा बेटा? टर्म लोन लिया है बैंक से 4 लाख रुपए का, और आप दिखा रहे हो यहाँ पे, इसको देखो नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे पहले मेथड के थ्रू ऐसे दिखाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, दूसरे मेथड में बेटा कैसे दिखा रहे हैं? आप ब्रैकेट्स में नहीं दिखा रहे, खुले आम बोल रहे हो भाई इतने % डिबेंचर 5 लाख रुपए के, और इस पे सस्पेंस माइनस करा 5 लाख का, तो नील आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, भाई अभी तक हम इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे, इसका अमाउंट तो नहीं दिखा रहे हैं, बस शो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, दिवाली का ये वो बम है जो बिल्कुल फुस निकल जाता है। ठीक है, कोई अमाउंट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिखा दिया, कोई अमाउंट को क्या कहते हैं वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे हमने अमाउंट दिखाया तो उसके अपोजिट जो हमने अकाउंट क्रिएट करा था उसी से माइनस करके उसको नील कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों। तो आपको बस ये 2 चीज़ें आ जाए आप आराम से कर लेंगे। मेथड 1 बहुत आसान है, सिर्फ ब्रैकेट्स में दिखाना है। मेथड 2 एक जनरल एंट्री है, उसका इंपैक्ट नोट्स टू अकाउंट पे इस तरीके से पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए भाई, अच्छा लगेगा आपको भी पूछने में और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक टॉपिक हमारे पास ये भी है। क्या है भाई? हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमें कैश नहीं चाहिए, हम किसी और पर्पज से इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नॉर्मल इशू पढ़ लिया कि भाई जब डिवेंचर इशू होता है तो कैसे होता है, बिल्कुल शेयर जैसे, बस शेयर का नाम हटा करके डिवेंचर लिखते हैं। फिर हमने इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। फिर अब पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बहुत ही ज़्यादा इशू होता है भाई ये। ठीक है, मज़ा आता है, पर करने में मज़ा आता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चलो, तो अदर देन कैश, तो इसके बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने के। भाई हमें कैश नहीं चाहिए तो हम किस वजह से डिवेंचर को इशू कर रहे हैं? तो सबसे पहला आता है कि जब हमें कोई एसेट खरीदनी हो या हमें कोई बिजनेस खरीदना हो। ठीक है, तो भाई पहले देखते हैं कि हमें परचेज करनी है, एसेट परचेज करनी है, क्या एसेट परचेज करनी है। तो बेटे जर्नल एंट्रीज होंगी इसकी नॉर्मल बढ़िया वाली। एसेट आपको परचेज करनी है तो आप क्या करोगे कि आपके पास एसेट आई, एसेट अकाउंट डेबिट। भाई एसेट आप खरीदोगे तो आपके बिजनेस में एसेट आएगी तो डेबिट होगी। ठीक, और आपने क्या करा बेटा? जिससे खरीदी उसका वो अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि उसको हम डिवेंचर इशू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए वो हमारी क्या बन जाएगा बेटा? लायबिलिटी बन जाएगा। तो वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ठीक बेटा, फिर अब वेंडर को पेमेंट भी तो करोगे, वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते ही हमारी ये लायबिलिटी खत्म। ठीक, चलो भाई, 2% डिवेंचर अकाउंट। बेटा अगर पार पे इशू करोगे तो आप यही एंट्री करोगे, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फिर इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। ये चीज़ें तो आपको बताइए कि किस तरह से हम पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ठीक है, प्रीमियम पे इशू करोगे तो कैसे करोगे बेटा? और ऑप्शनल है बेटा, सब कुछ नहीं हो सकता। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो पहली एंट्री ये वाली पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री ये या फिर ये जो प्रीमियम पे हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी पेमेंट करेंगे, चाहे कोई भी हम असेट खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, या हम अंडरराइटर को इशू कर रहे हैं, तो भाई ये 3 ही ऑप्शन है, इस तरीके से हम इशू करेंगे। ठीक है,
अब अगर हमें बिजनेस खरीदना हो बेटा तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और ये आपके एग्जाम में भी ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें जो 3-4 ऑप्शंस हैं, 3-4 जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनमें सबसे टफ तो नहीं, मतलब टफ तो है ही नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा इनमें से थोड़ा सा मेहनत करवाने वाली चीज़ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो हम डरते थोड़ी हैं किसी चीज़ से, कर लेंगे भाई। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज कर रहे हैं हम बिजनेस। क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि आप कोई बिजनेस परचेस करो तो आप क्या देखोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको अगर बिजनेस खरीदना तो आप देखोगे ना वैल्यू कितनी, तो बेटा उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा, बैलेंस शीट देखी जाती है। उसकी लायबिलिटी देखी जाएगी, उसकी कैपिटल देखी जाएगी और उसकी असेट देखी जाएगी। यही तो होगा। अब असेट कितनी है बेटा, 10 लाख रुपए की है मान लो। लायबिलिटी कितनी की है बेटा, मान लो 3 लाख रुपए की है। और इसी वजह से कैपिटल क्या आ गई बेटा, 7 लाख रुपए आ गई। 10 लाख 10 लाख। तो अल्टीमेटली क्या भाई, मैं अगर इसका बिजनेस खरीदूंगा तो इसकी असेट भी मेरी और इसकी लायबिलिटी भी मेरी। तो अगर मैंने बिजनेस खरीदा तो 10 लाख रुपए की चीज़ मिल तो रही है, लेकिन इस वजह से मुझे 3 लाख रुपए चुकाने भी पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे 7 लाख रुपए की ही चीज़ मिल रही है। और सीधी सीधी बात मैं बोलूँ तो इसकी कैपिटल ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो जब आप पहली एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री ध्यान से देखना। आपके पास बिजनेस खरीदने की वजह से असेट्स आ रही हैं, इसकी एक एक करके असेट सारी डेबिट कर देना। स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हाटएवर। ठीक, फिर क्या करोगे बेटा, असेट आई, अब लाइबिलिटी भी आएंगी, लाइबिलिटी अकाउंट। ये अब ये अगर मैं बोलूँ ना असेट आ गई, लाइबिलिटी आ गई, तो मैं बोलूँगा बिजनेस आ चुका है पूरा। एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, फील करोगे बेटा, तो ये क्या है, बिजनेस आ चुका है। अब बिजनेस आ चुका है और अभी तक पेमेंट करी नहीं है, तो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब बेटा अगर मान लो 10 लाख रुपए, कितना बेटा, 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ रही है और 10 लाख रुपए की एसेट आ रही है। डेबिट भी 10 लाख से और क्रेडिट भी टोटल 10 लाख से। ठीक, अब बात ये आती है कि ये बोले कि भाई 7 लाख में नहीं दे रहा मैं इस बिजनेस को, इसकी परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या, कि कोई भी बिजनेस खरीद रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसके बदले जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। कह रहे मैं 7 लाख रुपए नहीं, मैं लूंगा भाई आपसे 9 लाख रुपए। हमने बोला 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों, तो उसने एक ही बात बोली कि भाई इज्जत कमाई है। अब इज्जत कमाई है दैट मीन्स कि इसकी गुडविल है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि ये 7 लाख नहीं है 9 लाख रुपए में मान रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये अपनी नेट वर्थ से ज़्यादा पैसा मांग रहा है। और अगर हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम गुडविल के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। और ये हो गई हमारी क्या बेटा, परचेज गुडविल हो गई। और इसलिए परचेज गुडविल है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कितना बेटा, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो 12 लाख ये और 3 और 9 12 लाख ये। आ रही है बात समझ में। अब अगर ऐसा ना होता, ये कहते भैया 9 लाख ना 7 लाख ना 9 लाख, तुम एक काम करो, अभी हालत ख़राब है, तुम ना मुझे 4 लाख रुपए दे दो और मेरा बिजनेस ले जाओ। 4 लाख रुपए, तो भाई 3 लाख रुपए कहाँ, क्यों नहीं ले रहे आप, 3 लाख रुपए क्यों नहीं ले रहे। तो बेटा उस केस में ये नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये 4 लाख रुपए में मान रहे हैं। तो देखो 3 लाख की लाइबिलिटी, 4 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मेरा 7 लाख का नुकसान है और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है बेटा, 10 लाख की चीज़ मिल रही है। तो 3 लाख रुपए का फायदा, और बेटा ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते। क्यों, क्योंकि आप बिजनेस खरीदोगे, क्या बार बार बिजनेस खरीदोगे नहीं। और ये क्या है, ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते, यानी कैपिटल नेचर का फायदा है। तो इसलिए कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व क्या बेटा, 3 लाख रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो या तो नॉर्मल एंट्री होगी वाइट वाली, या फिर वाइट और ग्रीन वाली होगी, यानी गुडविल आ जाएगी। गुडविल नहीं आएगी तो फिर भाई कैपिटल रिजर्व आ सकता है। कब, जब भाई जितनी वैल्यू है बिजनेस की उससे कम में हम उस बिजनेस को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी बात करें भाई पेमेंट करने की, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटा, वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और बेटा वही जो आपको पीछे बताया गया है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और
प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो मैं बार बार अब 3-3 एंट्री तो नहीं लिख के दिखा रहा, आप इतने समझदार हो, आप समझ गए होगे, है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम करने वाले हैं बिजनेस को परचेज करने के लिए, या फिर हम बोले असेट को परचेज करने के लिए। अब और क्या बचता है सर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली बातों में? तो भाई एक और पॉइंट आता है, दूसरी चीज़ आती है, बल्कि मैं तो कहूँगा तीसरी चीज़ है। पहले असेट परचेज कर ली, फिर बिजनेस परचेज कर लिया, अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिबेंचर्स इशूड अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को हम इशू कर रहे हैं। सर ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं बेटा? अंडरराइटर पता कौन होते हैं? सर नहीं पता, अब बताओ बेटा। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की सिक्योरिटीज को लोगों को बेचते हैं। ठीक है, अब कोई भी रीज़न हो, कंपनी को इशू करना ना आता हो, हेल्प ले रही है, ठीक है, या फिर कंपनी के पास टाइम ही नहीं है, तो अंडरराइटर ये काम करते हैं और उसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। क्या इसको बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। अब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो भाई पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कैसे कर रहे हैं भाई? डिबेंचर के रूप में पेमेंट कर रहे हैं, तो वही सीखना है अब। तो भाई सबसे पहले तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, पहले तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो ना। तो अंडर राइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है, लिखो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। अभी तक पेमेंट तो नहीं करी, उनको क्या पता कि हम क्या करने वाले हैं इन लोगों के साथ। अरे कुछ खतरनाक नहीं कर रहे, बस डिवेंचर दे रहे, पैसे नहीं दे रहे हम, ठीक है। अब आपके मन में बहुत उल्टे सीधे सवाल भी आएंगे, सर अगर ये ना बेच पाए तो, इन्होंने कमीशन तो ले ली, ना बेच पाए तो? बेटा अगर ये नहीं बेच पाए तो ये अपनी प्रॉमिस अंडरटेकिंग पे खड़े उतरते हैं, अपने जुबान के पक्के होते हैं कि भाई हमने बोला 1 लाख डिवेंचर इशू करवा दो, और हम करवा देंगे। और अगर भाई नहीं बिके तो फिर इनके बाकी इनको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर राइटर को जब पेमेंट करेंगे तो अंडर राइटर जैसे ही पेमेंट करूंगा बेटे लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होता है, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई ये देखो यहाँ वेंडर की जगह अंडर राइटर आ गया, पेमेंट तो वैसे ही हो रही है, ठीक है, पेमेंट तो वैसे ही हो रही है, तो इजी है भाई, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अब जो लास्ट मुद्दा उठ के आता है वो है चौथा पॉइंट, प्रमोटर्स। क्या है भाई? प्रमोटर्स। सर ये कौन है? अरे इनको नहीं जानते? कंपनी के मम्मी पापा हैं, इज्जत करो बेटा। ये वो लोग हैं जो कंपनी को, मतलब किसी भी बिजनेस को कंपनी के रूप में बनाने के सोचते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लोग जिसकी वजह से कंपनी अस्तित्व में आती है, और ये सारे खर्चे करते हैं, कंपनी शुरू होने से पहले ही खर्चे करने शुरू कर देते हैं। जैसे भाई जब एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो उससे पहले ही बहुत सारे खर्चे हो चुके होते हैं ना, ओके। तो सेम वैसी कंपनी था, तो उससे उसको क्या बोलते हैं, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ओके तो अब इन्होंने खर्चा करा, अब कंपनी का क्या फर्ज बनता है? कंपनी का फर्ज बनता है कि इन प्रमोटर्स को जो इन्होंने खर्चा करा उनको वापस करें। तो पहले तो खर्चे को रिकॉर्ड करो। खर्चा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है जब रिकॉर्ड करते हैं तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट कर सकते हो टू प्रमोटर्स। कहानी तो आप समझ गए होगे बेटा। इसके बाद जब पेमेंट होगी तो प्रमोटर क्या हो जाएंगे? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन ही है? टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आई बात समझ में भाई? अब इसको पार पे, ये पार वाली एंट्री दिखाई है, प्रीमियम पे करना हो तो कैसे करना है पहले ही बता दिया, डिस्काउंट पे करना हो कैसे करना है वो भी पहले ही बता दिया, सब कुछ आता है बेटा आप लोगों को। यू आर द जीनियस, क्योंकि आप पार्ले जी खाते हो। नहीं खाते तो खाना शुरू कर दो। चलो मजाक कर रहा था।
ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जो बच्चे एमसीक्यू देखेंगे या फिर वो सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज करेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत प्यारा उठ के आता है, वो आता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स का। नंबर ऑफ डिवेंचर्स पूछेंगे भैया प्रमोटर को या हमने वेंडर को कितने डिवेंचर इशू करे होंगे, ठीक है, तो कितने डिवेंचर इशू करे होंगे इतनी पेमेंट करने के लिए। परचेज कंसिडरेशन मान लो 16,80,000 है, ठीक है, और हमने 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू करा 4% क्या कहते हैं डिस्काउंट पे, तो कितने डिवेंचर इशू करे होंगे 16,80,000 रुपये देने के लिए। तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, वो क्या है, परचेज कंसिडरेशन यानी जितना पैसा हम दे रहे हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस डिवाइड होगा बेटा कि जो आप दे रहे हो डिवेंचर उसका इशू प्राइस क्या है। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू प्लस जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, मान लो 10 रुपये है तो 110 रुपये का हो गया। अगर आप 4% डिस्काउंट पे 100 रुपये वाला डिवेंचर इशू कर रहे हो, दैट मीन्स आप 100 रुपये पर 4 रुपये डिस्काउंट लगा रहे हो, इसका मतलब 96 रुपये, 96 रुपीज़ का आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो 96 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुश्किल है आसान है वो मैटर नहीं करता, पेपर में आती वो मैटर करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट, कि भाई डिवेंचर्स जो होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो भाई आपसे पूछूं कि भाई डिवेंचर क्या डिस्क्लोज कहाँ होंगे, आप बोलो अरे सर लाइबिलिटी में होंगे, आपको तो पता ही है। हाँ बेटा पता है, लेकिन लाइबिलिटी में कहाँ होंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। अरे सर कैसी बात करो, 5-5 साल के लिए डिवेंचर इशू होते हैं, नॉन करंट कैसे नहीं होंगे। रुको जरा, सब्र करो, अभी समझ में आएगा। तो बेटा लाइबिलिटी साइड में आएंगे, नो डाउट लाइबिलिटी साइड, इतने तो विद्वान बेटा आप लोग हो, लाइबिलिटी साइड आएंगे। लेकिन पॉइंट इज दिस कि बेटा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं और करंट लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। हाँ बेटा, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि डिवेंचर लंबे समय के लिए इशू करते हैं, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लाइबिलिटी में सर कैसे आ सकते हैं, मुझे आप ये समझा दो। तो बेटा मान लो कि मैंने 5 साल के लिए एक डिवेंचर इशू करा, ये टाइम लाइन है, आज यहाँ पे इशू करा मैंने, ठीक है, यहाँ पे इशू करा, दिन बीतते हैं साल बीतते पता नहीं चलता बेटा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। अब जैसे बेटा इस पॉइंट से डिवेंचर आगे अपने जीवन में बढ़ रहा है, तो बेटा वो अपने लास्ट ईयर में यानी 5th ईयर में है, और इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि जो डिवेंचर है वो क्या है बेटा, पेएबल विद इन 12 मंथ, कि भाई ये डिवेंचर है जो पेएबल है विद इन 12 मंथ, और जो भी लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पेएबल हो जाती है, जिसको पे कर सकते हैं हम, तो बेटा वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी बन जाती है। तो बेटा जैसे ही ये अपनी अंतिम घड़ियों में आएगा और ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा कंसेप्ट लगता है मुझे ये, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो ये है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक बोनस टॉपिक और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट ये है। अब आपको पता है कि डिवेंचर क्या है, एक तरह की बोरोइंग है, तो उसके लिए इस पर ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल में जाकर राइट ऑफ होगा। ये बातें आपको पहले भी बता दी गई हैं, पहले ही पार्ट में बता दी है, ठीक है सर बताइए। तो फिर अब बताओ क्या करना है। तो बेटा इसको कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसकी पेमेंट करते हैं, और इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो बेटा पहले मैं आपको एक बात सुनाना चाहूँगा, यहाँ पे टीडीएस का रोल है एक, ठीक है। टीडीएस का रोल है और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टीडीएस का फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आप खुद सोचो कि आपने 2-2, 4-4 डिवेंचर खरीद रखे हैं, जो भी डिवेंचर खरीद रखे हैं, कितने लोग, पब्लिक कितना डिवेंचर खरीदती है, मतलब पब्लिक कितनी ज़्यादा है। आपने भले ही ना खरीदे हो, लेकिन भाई 150 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर से अगर 1 लाख लोगों ने भी डिवेंचर खरीद लिए तो गवर्नमेंट तो पागल हो जाएगी। सर क्यों पागल होगी गवर्नमेंट, क्योंकि बेटा वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उनकी इनकम और इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट अब सबके पीछे थोड़ी भागेगी, 1 लाख लोगों के पीछे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पे टैक्स लेने के लिए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, ये तो डिवेंचर की बात है, अगर हम डिवेंचर को से हटके भी सोचे तो बहुत जगह टीडीएस लगता है, जहां पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्या कहते हैं
टैक्स पेयर हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के लिए कुछ लोगों को पकड़ लेती है, बेसिकली कंपनीज को पकड़ती है जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही है इस टाइम। तो भाई इंटरेस्ट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम जब पे कर रहे हो तो मेरा एक काम आसान कर दो। उन्होंने बोले जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, कि वो उनकी इनकम है, तुम पे करोगे तो मेरे बिहाफ पर टैक्स काट के अपने पास रख लेना और इकट्ठा करके मुझे दे देना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो कि भाई इंटरेस्ट डिबेंचर पे 100 रुपये है, सारे फिगर इमेजिनरी हैं, ठीक है, इन घटनाओं का किसी भी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो 100 रुपये का क्या है बेटा, 100 रुपये का इंटरेस्ट है, हमें 10% इस पे क्या कहते, मान लो टीडीएस काटना है, तो बेटा डिबेंचर होल्डर को कितने मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे। तो डिबेंचर होल्डर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे, अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर चार्ज किया है, इंटरेस्ट को हमने रिकॉर्ड किया है। तो भाई इंटरेस्ट लगा 100 रुपये डिबेंचर का, और उसमें से 90 मिलेंगे और बाकी 10 रुपये टीडीएस पेएबल, कि भाई टीडीएस जो है वो हम पे कर देंगे आपके बिहाफ पर। टीडीएस पेएबल किसके पास है, कंपनी के पास टीडीएस रखा हुआ है, किसका, भाई गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट को लौटाएंगे अब हम। तो बेटा टीडीएस पेएबल हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई बेटा, लायबिलिटी हो गई। डिबेंचर होल्डर को अभी 90 रुपये देने हैं, बता दिए कि भैया तुम्हारे 90 रुपये बनते हैं, दे देंगे, ये भी क्या है बेटा, हमारी लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात। अब एक एक करके पेमेंट करो, डिबेंचर को पेमेंट करोगे, लायबिलिटी खत्म होती है, डेबिट होता है, और बैंक कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। जब टैक्स पे करेंगे, टीडीएस पे करेंगे, ये भी लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा और बैंक भी कम होगा। सर हम एक साथ एंट्री ना कर दें इसकी, कर सकते हो बेटा, लेकिन जो जर्नल एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकल होती है, यानी डे बाय डेट के हिसाब से होती है। तो अगर ये एक दिन पे हो रहा है तो कर सकते हो, लेकिन एक दिन पे नहीं हो रहा, ये एक दिन पे नहीं होता नॉर्मली, इसलिए अलग अलग ही करो, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बेटा हमने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करा और लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी, और ये डेबिट हुआ, अब इसको राइट ऑफ करने की बारी आई। अब राइट ऑफ क्या होगा, हमारा तो खर्चा 100 रुपये ही है, वो अलग बात है 90 किसने लिए, 10 किसने लिए, हमें मतलब नहीं, हमारी जेब से तो 100 रुपये चले गए। तो हमारा इंटरेस्ट बेटा 100 रुपये था, और 100 रुपये को ही हम राइट ऑफ करेंगे। जब रिकॉर्ड किया तो डेबिट होगा, और जब राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, 100 रुपये, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपये चला जाएगा डेबिट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अब लास्ट जो मैंने कहा बोनस बात आपको बता दूं, वो क्या है बेटा, वो ये है कि भाई एक चीज और आती है छोटी सी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम किससे, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, एसपीएल के बैलेंस से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और अगर पसंद आया है तो भाई आपको क्या करना है, इस पर पूरा प्यार लुटाना है, और प्यार कैसे आप पहुंचा सकते हैं यहाँ तक इसको लाइक करना है। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं जाते जाते, आपके क्लास 12 का पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो चुका है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे चैप्टर एक एक वीडियो में खत्म कर रखे हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, पूरा कोर्स आपका 12th क्लास का खत्म हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, अगर यहाँ पे आई बटन पे अगर आपको बाई चांस लिंक ना मिले तो। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास 12 और सीयूटी की तैयारी के लिए, वो हमारे साथ समर 2.0 जो 27 अक्टूबर से बैच आ रहा है उसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, यानी आप लाइव पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक, और बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका क्लास 12 का और सीयूटी दोनों का फुल सिलेबस कवर होगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट, नोट्स और ई बुक्स सब कुछ मिलेगी। सीयूटी के लिए भी मिलेंगी, क्योंकि बच्चों के पास 12th क्लास के लिए तो बुक्स हैं, लेकिन सीयूटी के लिए बुक्स नहीं है, टेस्ट नहीं है। ठीक, और आपको जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो बाद में आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ताकि आप बार बार उनको देख करके रिवीजन कर सकें। एंड डाउट सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप इनरोल करते हैं बेटा, आपका सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो है, सेक्शन 2 जिसमें कॉमर्स के सारे डोमेन्स हैं, और सेक्शन नंबर 3 जर्नल टेस्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी कंप्लीट सीयूटी की तैयारी हो रही है, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म हमारा सीयूटी अड्डा 24/7 ही है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइबर की बात कर लो, चाहे रिजल्ट्स की बात कर लो, सारी चीज़ों में सबसे आगे रहा है। ठीक, और अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो आपको क्या यूज़ करना है बेटा, कोड यूज़ करना Y550। और आप कैसे कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आप बेटा गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर क्या सर्च करेंगे बेटा, अड्डा 24/7। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे adda247.com मिल जाएगा, और आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना, राइट हैंड पे सीयूटी सिलेक्ट करना है।
आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे समर्थ 2.0 आपको दिख रहा है। जो भी आपको अभी प्राइस दिख रहा है 6799, इसको अभी रिड्यूस करते हैं। भाई इतना पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोड क्या लगाना है बेटा, Y550 लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे देखो 6639 हो जाएगा और ये आपके 12 महीने की वैलिडिटी, यानी 2024 का आपका CUT का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, कोड याद रखना है। क्या कोड है भाई, कोड याद रखना है Y550। ठीक है, अभी आपके भाई 15 मई से एग्जाम भी हो जाएंगे CUT के शुरू, तो आपके लिए भाई डिफिकल्टी ना हो इसलिए कोई भी बेटा लापरवाही ना करें। ठीक है, तैयारी करें, कहीं से भी करें, कैसे भी करें, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखा ही दिया है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपको दिखा दिया। मैं कुछ नहीं बोलता भाई, जहाँ से आपको तैयारी करनी है बस तैयारी शुरू करना आपके लिए भाई ज़रूरी है, वो चीज़ आपको बतानी थी मुझे। ओके, तो आपको करना क्या भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है आपको क्लासेस कैसी लग रही है। नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है और फीडबैक ऑनेस्टली देना कमेंट्स के अंदर, ताकि हम और ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें दे सकें और रिसोर्सेज दे सकें। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।